अल्सरेटिव कोलाइटिस लगभग हर 250 लोगों में से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसे डॉक्टर्स इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज का एक फॉर्म कहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें कोलन और रेक्टम की इनर लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और अल्सर्स नाम के सोरेस बन जाते हैं। इम्यून सिस्टम उस टिश्यू पर अटैक करता है जिसे उसे छोड़ देना चाहिए, जिससे डायरिया, अर्जेंसी और एब्डोमिनल पेन के रिकरिंग फ्लेयर्स होते हैं जो रिमिशन के काल्मर पीरियड्स के साथ ऑल्टरनेट होते रहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस हर व्यक्ति में अलग तरह से दिखता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स हॉलमार्क माने जाते हैं। लूज स्टूल्स, जिनमें अक्सर ब्लड या म्यूकस मिला होता है, ब्लडी डायरिया इसका क्लासिक साइन है। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग से पेन होता है, जो अक्सर स्टूल पास करने से ठीक पहले स्ट्राइक करता है। अर्जेंसी का मतलब है बाथरूम पहुंचने की एक सडन, हार्ड टू डिले नीड, फटीग, ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन, ब्लड लॉस या पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की वजह से आती है। डॉक्टर्स अल्सरेटिव कोलाइटिस को इस आधार पर क्लासिफाई करते हैं कि कोलन का कितना हिस्सा अफेक्टेड है। अल्सरेटिव प्रोक्टिटिस में इन्फ्लेमेशन सिर्फ रेक्टम तक लिमिटेड रहती है। लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस रेक्टम से शुरू होकर कोलन के लेफ्ट साइड तक एक्सटेंड करती है। एक्सटेंसिव कोलाइटिस लेफ्ट साइड से आगे बढ़कर कोलन के ज्यादा हिस्से को इन्वॉल्व करती है। पैनकोलाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन पूरे कोलन में फैल जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस किसी इंसान की अपनी गलती से नहीं होती, बल्कि ये बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स और रिस्क फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से होती है। रिसर्चर्स कई इंटरैक्टिंग पाथवेज डिस्क्राइब करते हैं जो मिलकर बताते हैं कि ये कंडीशन कैसे डेवलप होती है। इम्यून डिसरेगुलेशन, यानी जब इम्यून सिस्टम गट लाइनिंग के अंदर एबनॉर्मली रिएक्ट करता है। इसका जिक्र 90% अग्रीमेंट के साथ 1102 सोर्सेज में मिलता है, जिसमें 423 पब्लिक आर्टिकल्स शामिल हैं। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो इनहेरिटेड फैक्टर्स को रिफ्लेक्ट करती है जिनसे कंडीशन डेवलप होने का चांस बढ़ जाता है, 29% अग्रीमेंट के साथ 259 सोर्सेज में डिस्कस की गई है और 1300 पब्लिक आर्टिकल्स में इसका जिक्र है। गुड माइक्रोबायोम में चेंजेस, यानी डिजेस्टिव ट्रैक्ट में रहने वाले बैक्टीरिया की कम्युनिटी में बदलाव, 91% अग्रीमेंट के साथ 494 सोर्सेज में नोट किया गया है और 52 पब्लिक आर्टिकल्स में डिस्कस हुआ है। बैरियर डिसफंक्शन, जिसमें इंटेस्टिनल लाइनिंग कमजोर हो जाती है और इरिटेंट्स इम्यून सेल्स तक पहुंच जाते हैं, इसे 90% अग्रीमेंट के साथ 610 सोर्सेज सपोर्ट करते हैं और 37 पब्लिक आर्टिकल्स में इसका जिक्र है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे डाइट, इन्फेक्शंस या दूसरे एक्सटर्नल एक्सपोजर्स, इन्हें 79% अग्रीमेंट के साथ 521 सोर्सेज में रिकॉग्नाइज किया गया है और 100 पब्लिक आर्टिकल्स में डिस्कस किया गया है। इन सब मैकेनिज्म्स को मिलाकर देखें तो पता चलता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस इम्यून, जेनेटिक, माइक्रोबियल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के लेयर्ड इंटरेक्शन से डेवलप होती है, न कि किसी एक सिंगल आइडेंटिफाइबल कॉज से। अल्सरेटिव कोलाइटिस को कंफर्म करने के लिए आमतौर पर टेस्ट्स का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। कोलोनोस्कोपी में एक कैमरा से कोलोन को डायरेक्टली एग्जामिन किया जाता है और टिश्यू बायोप्सीज ली जाती हैं। बायोप्सी सैंपल्स माइक्रोस्कोप के नीचे इन्फ्लेमेशन के स्पेसिफिक पैटर्न को कंफर्म करते हैं। स्टूल टेस्ट इन्फेक्शन चेक करते हैं और कैलप्रोटेक्टिन को मेजर करते हैं, जो गट इन्फ्लेमेशन का एक मार्कर है। ब्लड टेस्ट्स अनीमिया, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स और ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट क्लिनिशियंस की गाइडेंस में होता है और अक्सर एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करता है, जिसमें थेरेपी की स्ट्रेंथ इन्फ्लेमेशन की सिवेरिटी के हिसाब से मैच की जाती है। अमीनो सैलिसिलेट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हैं, जैसे मेसालामिन, जो रिमिशन इंड्यूस या मेंटेन करने के लिए यूज होती हैं और इन्हें 520 में से 170 स्ट्रॉन्ग सोर्सेज सपोर्ट करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्टिव फ्लेयर्स के लिए शॉर्ट टर्म एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट देते हैं और यूजुअली लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए नहीं होते। इन्हें 324 में से 64 स्ट्रॉन्ग सोर्सेज सपोर्ट करते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ऐसी मेडिसिन्स हैं जो इम्यून एक्टिविटी को एडजस्ट करती हैं जब मेंटेनेंस ट्रीटमेंट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है। इन्हें 180 में से 33 स्ट्रॉन्ग सोर्सेज सपोर्ट करते हैं। बायोलॉजिक्स टारगेटेड मेडिसिन्स हैं जो मॉडरेट टू सिवियर डिजीज या दूसरे ट्रीटमेंट्स को रेसिस्ट करने वाले इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होती हैं। इन्हें 1347 में से 344 स्ट्रॉन्ग सोर्सेज सपोर्ट करते हैं। जैक इनहिबिटर्स टारगेटेड टैबलेट्स हैं जो सिलेक्टेड इम्यून सिग्नलिंग पाथवेज को ब्लॉक करती हैं
इन्हें 393 में से 110 स्ट्रॉन्ग सोर्सेज सपोर्ट करते हैं। ये ऑप्शंस टिपिकली मेडिकल गाइडेंस के अंडर एक सीक्वेंस में दिए जाते हैं, मिल्डर से लेकर ज्यादा टारगेटेड थेरेपीज तक, ताकि इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो और रिमिशन सस्टेन की जा सके। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ जीने वाले लोगों में फ्लेयर्स शुरू कर सकते हैं। मेडिकेशन जल्दी बंद करने से इन्फ्लेमेशन फिर से रोरिंग बैक आ सकती है। स्मोकिंग हैबिट्स में चेंजेस, शुरू करना, बंद करना या स्विच करना डिजीज एक्टिविटी को शिफ्ट कर सकते हैं। एनएसएआइड यूज यानी आइबुप्रोफेन जैसे कॉमन पेन किलर्स गट लाइनिंग को इरिटेट कर सकते हैं। इन्फेक्शंस इम्यून सिस्टम को स्टर अप कर सकते हैं और फ्लेयर को स्पार्क कर सकते हैं। हाई स्ट्रेस डिजीज का कॉज नहीं है, लेकिन सिम्टम्स को फ्लेयर में टिप कर सकता है। ट्रिगर्स हर व्यक्ति में अलग होते हैं। अपने खुद के पैटर्न को ट्रैक करना सबसे ज्यादा मदद करता है। मेडिकेशन के अलावा कुछ एवरीडे हैबिट्स जेन्युइनली गट हेल्थ को सपोर्ट कर सकती हैं और फ्लेयर्स को दूर रखने में मदद कर सकती हैं। स्मोकिंग छोड़ना मैटर करता है। स्मोकिंग स्टेटस में चेंजेस अल्सरेटिव कोलाइटिस फ्लेयर्स को वर्स कर सकते हैं और सेसेशन सपोर्ट को 35 स्टडीज का बैकिंग है, जिनमें से 7 स्ट्रॉन्ग है, जो इसे यहाँ मौजूद क्लियरर लाइफस्टाइल लेवल्स में से एक बनाता है। रेगुलर मूवमेंट के थ्रू फिजिकली एक्टिव रहना ओवरऑल गट और इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है, जिससे बॉडी समय के साथ इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने में मदद पाता है। ये यहाँ का सबसे बेस्ट स्टडीड हैबिट है। इसके पीछे 261 स्टडीज हैं और 32 स्ट्रॉन्ग हैं। बैलेंस डाइट खाना जो गट इरिटेशन को लिमिट करे और फिर भी गुड न्यूट्रिशन दे, डे टू डे सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद करता है। और इसे 69 स्टडीज का सपोर्ट है, जिनमें से 5 स्ट्रॉन्ग हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, थेरेपी या बस अपनी लाइफ को पेस करके स्ट्रेस को मैनेज करना अल्सरेटिव कोलाइटिस को कॉज या क्योर नहीं करता, लेकिन फ्लेयर के दौरान सिम्टम्स की इंटेंसिटी को कम कर सकता है। रेगुलर चेकअप्स से आपकी केयर टीम फ्लेयर्स और कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली कैच कर सकती है, अक्सर सीरियस होने से पहले। अपने सिम्टम्स को ट्रैक करना, ये नोट करना कि फ्लेयर्स कब शुरू होते हैं, उनसे पहले क्या होता है और वे कैसे रिजॉल्व होते हैं, आपको और आपके डॉक्टर को ट्रीटमेंट एडजस्ट करते समय रियल पैटर्न्स देता है। सिंपल डेली हैबिट्स जो मेडिकल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करती हैं, रिप्लेस नहीं। कुछ नई हैबिट्स और सप्लीमेंट्स को पॉसिबल एड ऑन्स के रूप में स्टडी किया जा रहा है, हालांकि एविडेंस अभी भी डेवलप हो रहा है। कर्क्यूमिन जो टर्मरिक से मिलने वाला एक कॉम्पाउंड है, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एक एड ऑन के रूप में स्टडी किया जा रहा है। अब तक 98 स्टडीज हुई हैं, जिनमें से 26 स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं। विटामिन डी इम्यून रेगुलेशन से जुड़ा है और अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले लोगों में इसका लो लेवल होना कॉमन है। इसे 22 स्टडीज में एग्जामिन किया गया है, जिनमें से 6 स्ट्रॉन्ग हैं। डाइटरी फाइबर गट बैक्टीरिया के हेल्थी बैलेंस को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है और सिम्टम्स को ईज कर सकता है। इसे 12 स्टडीज का सपोर्ट है, जिनमें से 3 स्ट्रॉन्ग हैं। मेडिटेरेनियन डाइट जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ईटिंग पैटर्न है, को 5 स्टडीज से अर्ली सपोर्टिव डेटा मिला है, जिनमें से 2 स्ट्रॉन्ग हैं। यह मेन ट्रीटमेंट से ज्यादा नया और लेस एस्टैब्लिश्ड एविडेंस है, सपोर्टिव है, रिप्लेसमेंट नहीं। आगे देखें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए रिसर्च होराइजन पर कुछ नई ड्रग्स मौजूद हैं। ओबेफाजिमोड को एक नॉवल ओरल थेरेपी के रूप में स्टडी किया जा रहा है, जिसका एम गट में इम्यून एक्टिविटी को काम करना है। एट्रासिमोड एक ओरल पाथवे मॉड्यूलेटिंग ड्रग रिसर्च से गुजर रहा एक और प्रॉमिसिंग ऑप्शन है। दोनों ऑप्शंस की अगली वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका अभी भी टेस्ट किया जा रहा है। अल्सरेटिव कोलाइटिस को लेकर कुछ पर्सिस्टेंट मिथ्स हैं, जिन्हें क्लियर करना जरूरी है। मिथ, यह सिर्फ स्ट्रेस या डाइट की वजह से होता है। फैक्ट, अल्सरेटिव कोलाइटिस में इम्यून और जेनेटिक फैक्टर्स शामिल होते हैं। स्ट्रेस और डाइट सिम्टम्स को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिजीज को कॉज नहीं करते। मिथ, यह आईबीएस जैसा ही है। फैक्ट, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक डिस्टिंक्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जिसमें विजिबल टिश्यू डैमेज होता है, आईबीएस के उलट। मिथ, सर्जरी का मतलब है कि ट्रीटमेंट फेल हो गया। फैक्ट, कोलेक्टमी कुछ केसेस के लिए एक प्लान्ड इफेक्टिव ऑप्शन हो सकती है। यह फेलियर से पैदा हुआ लास्ट रिजोर्ट नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की पूरी पिक्चर रिसर्च के एक डीप बॉडी पर आधारित है। 17,538 साइंटिफिक स्टडीज रिव्यू की गई हैं,
जिनमें 7,275 क्लिनिकल स्टडीज और 681 रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स शामिल हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस पर रिसर्च 2010 से लगातार बढ़ी है, जब हर साल लगभग 478 स्टडीज होती थीं। फिर 2013 में माइलस्टोन्स आए, जब वेडोलिजुमाब, इन्फ्लिक्सिमाब और अदलिमुमाब फोकस में थे। 2017 में टोफासिटिनिब सामने आया और 2022 में एट्रासीमोड को टोफासिटिनिब और वेडोलिजुमाब के साथ स्पॉटलाइट मिला। 2025 तक ध्यान ओबेफाजिमोड और आइकोट्रोकिनरा जैसे नए नामों की ओर शिफ्ट हो गया था वेडोलिजुमाब के साथ, और उस साल आउटपुट लगभग 2163 स्टडीज तक पहुंच गया। 2026 में लगभग 768 तक की एक स्टीप ड्रॉप दिखती है, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि 2026 अभी भी एक पार्शियल ईयर है। डेटा अभी भी कलेक्ट हो रहा है, न कि रिसर्च में कोई जेन्युइन डिक्लाइन। ये एक शांत नजर है उस पर जो लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ जी रहे हैं। सर, वो क्या कह रहे हैं? फ्लायर BI प्रिज्म सोशल सिग्नल्स के आधार पर 12,970 पोस्ट्स और कमेंट्स एनालाइज किए गए, जिनमें से 3,542 में पॉजिटिव टोन था, 6,870 न्यूट्रल थे, 2,265 नेगेटिव थे और 293 मिक्स्ड थे। ध्यान रहे, ये सब रिपोर्टेड एक्सपीरियंसेस और पर्सनल सेंटिमेंट हैं, क्लिनिकल एविडेंस नहीं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को 243 पॉजिटिव मेंशंस मिले, जिनमें 234 लोगों ने कहा कि यह उनके लिए काम किया, 5 ने इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल किया और 4 ने सामान्य तौर पर तारीफ की। अमीनो सैलिसिलेट्स को 240 पॉजिटिव मेंशंस मिले, जिनमें 235 ने कहा कि यह काम किया और 5 ने सामान्य तारीफ की। डाइटरी चेंजेस को 85 पॉजिटिव मेंशंस मिले, जिनमें 82 ने इसे डेली रूटीन का हिस्सा बताया और 3 ने कहा कि यह काम किया। बायोलॉजिक मेडिसिन्स को 78 पॉजिटिव मेंशंस मिले, जिनमें 72 ने कहा कि यह काम किया और 6 ने सामान्य तारीफ की। फाइबर को 35 पॉजिटिव मेंशंस मिले, जिनमें 22 ने कहा कि यह काम किया और 13 ने इसे डेली रूटीन का हिस्सा बताया। प्रोबायोटिक्स को 28 पॉजिटिव मेंशंस मिले, जिनमें 22 ने कहा कि यह काम किया, 5 ने इसे रूटीन का हिस्सा बताया और 1 ने सामान्य तारीफ की। थोड़ा मुश्किल पहलू यह है कि 1,261 मेंशंस में लोगों ने कहा कि कुछ उनके लिए काम नहीं किया। सबसे ज्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए 337 मेंशंस, अमीनो सैलिसिलेट्स के लिए 130 और बायोलॉजिक मेडिसिन्स के लिए 25। 378 मेंशंस में धीमे या अभी तक कोई बदलाव न होने की बात कही गई, जिनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का नाम 155 बार आया, अमीनो सैलिसिलेटर्स का 46 बार और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का 8 बार। साइड इफेक्ट्स की बात 174 मेंशंस में आई, जिनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड से जुड़े 28, अमीनो सैलिसिलेट से 6 और प्रोबायोटिक्स से 3 थे। तेज प्रतिक्रियाएं 64 मेंशंस में दिखी, जिनमें डाइटरी चेंजेस का नाम 5 बार, सर्जरी का 2 बार और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का 1 बार आया। सेफ्टी वरीज सबसे छोटा ग्रुप था, कुल 33 मेंशंस के साथ, जिनमें 2 अमीनो सैलिसिलेट्स से जुड़े थे। मिलाकर देखें तो ये पैटर्न्स शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की एक झलक देते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ हर किसी का सफर अलग होता है। जो आपने यहां सुना है वो सेंटिमेंट है, प्रूफ नहीं। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक सीरियस लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, लेकिन सही ट्रीटमेंट, केयरफुल मॉनिटरिंग और सपोर्टिव हैबिट्स के साथ कई लोग लास्टिंग रिमिशन पाते हैं और फुल लाइव्स जीते हैं। हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें कि आपके लिए क्या सही है।